नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मूल अधिकार का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हम लोगों ने यानी कि पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 14, 15। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18। तो ये तीनों अनुच्छेदों को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता, तो किसमें अवसर की समानता? लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। तो इसमें कुछ कुल 5 उपभाग हैं, यानी कि अनुच्छेद 15 में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 थे, ऐसे ही अनुच्छेद 16 में भी 5 खंड हैं। तो हम सबको बारी बारी से देखते हैं। अनुच्छेद 16 1, फिर आएगा अनुच्छेद 16 2, इसी तरह से अनुच्छेद 16 3, 16 4 और 16 5। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए है। यानी यहाँ पर जो आप अधिकार पढ़ेंगे वो केवल नागरिकों को दिया गया है, गैर नागरिकों को यानी कि विदेशियों को ये अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट में लिखा गया है कि सरकारी सेवाओं में समान अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य। सरकारी सेवाओं में समान अवसर राज्य उपलब्ध कराएगा। यानी यहाँ पर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसमें कर सकता है कि किसी को ज्यादा अवसर दे, किसी को कम, जिसका निजी संस्थान है। लेकिन उसी निजी संस्थान में अगर सरकार का फंड आता है, सरकार मदद करती है, सरकार का शेयर है, तब वो भी निजी संस्थान मतलब अवसर में भेदभाव नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ पहली बात आप समझिए कि अनुच्छेद 16 में 16(1) में लिखा गया है कि संविधान ने कहा है कि सरकारी सेवाओं में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर मौका देगा। ठीक इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं तो इसी बात को लिखा गया है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समान अवसर उपलब्ध कराएगा, कोई भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगा। तो ये 5 आधार जो यहाँ पे हैं, ये 5 आधार अनुच्छेद 15 में थे, लेकिन इसमें 2 आधार और जोड़े गए हैं, जिसके कारण अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 से भी विशिष्ट हो जाता है। इसमें 2 आधार कौन सा है? एक आधार है उद्भव, उत्पत्ति, और एक है निवास स्थान, यानी कि जहां वो वर्तमान में रह रहा है। तो इस तरह से 7 आधार बताए गए संविधान द्वारा राज्य को कि आप इन 7 को आधार बना करके इनमें से किसी भी आधार पर अवसर में कमी नहीं कर सकते, सबको समान अवसर आप देंगे। तो पहले में क्या लिखा गया है कि सरकारी सेवाओं में समान अवसर, दूसरे में लिखा गया है कि ये समान अवसर में भेदभाव इन आधार पर नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 और 2 ये तो हो गए मूल अधिकार जो संविधान के थ्रू आम इंसान यानी कि नागरिक को दिया गया है। और यहां से शुरू होता है 16(3), 16(4) और 16(5) में अपवाद, यानी ठीक उसी का उल्टा। उल्टा जरूर है, अपवाद जरूर है, लेकिन ये अपवाद भले के लिए है, क्योंकि राज्य की कॉन्सेप्ट क्या है? कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो कल्याण तो तभी होगा जब दबे कुचले वंचित लोगों को भी समान अवसर दिया जाए, यानी उनके उत्थान के लिए कुछ अलग उपाय किया जाए। वरना जो बड़े लोग हैं उनकी बराबरी में जब समान अवसर दिया जाएगा तो ये कहाँ खड़े उतरेंगे? इनको तो कुछ छूट देनी ही पड़ेगी। इसलिए संविधान ने शुरू में ही अनुच्छेद 16(1) के माध्यम से कहा कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य को ये छूट दे गई कि आप निवास को आधार बना सकते हो। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, जैसे मान लीजिए एक राज्य है त्रिपुरा और एक राज्य है पंजाब। अब इसमें किसी से छुपा नहीं है कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है
और त्रिपुरा एक गरीब राज्य है। यहाँ गरीब का मतलब सामाजिक रूप से भी पिछड़े लोग ज्यादा हैं, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, और यहाँ पर इन तीनों रूपों से ऊपर है, मतलब मजबूत व्यक्ति। तो अगर मान लीजिए कि त्रिपुरा में कोई सरकारी नौकरी होती है, उसका फॉर्म आता है, और पंजाब के भी लोग फॉर्म भर देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ के मूल निवासी कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उनका आईक्यू लेवल कम हो, तो इनके साथ वो बराबरी नहीं कर सकते। जितनी भी सीटें यहाँ होंगी उन सब पर इनका कब्जा हो जाएगा, जो पहले से खूब पढ़े लिखे लोग हैं, खूब ज्यादा ज्ञान अर्जित किए हुए हैं। इन यहाँ के लोगों को मिल ही नहीं पाएगी कोई सीट, और यहाँ के ही नौकरियों में बाहर के लोग नौकरी करेंगे, अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, और यहाँ के मूल लोग नौकर बनकर रह जाएंगे, कभी भी प्रतियोगिता निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस आधार पर संसद को यह शक्ति दी गई, संविधान ने दिया कि आप निवास को आधार बना सकते हैं उन राज्यों के लिए जो राज्य शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने त्रिपुरा के लिए अलग व्यवस्था करी है, मणिपुर के लिए अलग व्यवस्था की है, हिमाचल के लिए अलग व्यवस्था की है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ विशेष स्थानों के लिए अलग व्यवस्था की है। यानी यहाँ पर बाहरी लोगों की लोक नियोजन में एंट्री नहीं है, ना के बराबर, बाकी जगह सेम है। तो कहने का मतलब कि निवास को आधार ये बना सकते हैं ताकि बाहर के लोग आकर के इनके हक को न छीन सके। अगर ये दोनों राज्य समान हो, हर एक माने में दोनों की बराबरी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के भी लोग यहाँ जाके नौकरी करें, यहाँ के भी लोग यहाँ जाके। अब आप जानते हैं कि समान अवसर अगर हो जाएगा तो यहाँ भी जो सरकारी नौकरी निकलेगी उसके लिए ये लोग भले अप्लाई कर दें, लेकिन कभी परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनसे ये लोग विशिष्ट हैं, इसलिए ऐसा किया गया। तो एक आधार तो हो गया कि निवास के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया और कहा गया कि सरकार ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान सरकारी सेवाओं में कर सकती है। यानी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग को अगर सरकारी नौकरियों में कहीं आरक्षण मिलता है तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 16(4) के तहत। ध्यान रहे, अनुच्छेद 15 में 3, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) भी अनुच्छेद 15(1) और 2 का अपवाद है, लेकिन वहां पर भी आरक्षण है। लेकिन वो आरक्षण किस लिए है? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण है, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए आरक्षण है। 16 में नौकरियों के लिए आरक्षण, और ये आरक्षण पदोन्नति के लिए भी है, यानी कि प्रमोशन के लिए भी आरक्षण है, ग्रेजुएटी के लिए आरक्षण है, मतलब उसमें सभी विभागों में आरक्षण है। बाद में इसमें SC ST भी जोड़ दिया गया संशोधन करके संविधान, और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल आयोग गठित किया गया था, ताकि वो पिछड़े वर्गों को परिभाषित कर सके, उनकी समीक्षा कर सके, उनकी गणना कर सके, ताकि उनको कितना आरक्षण दिया जाए इस बात की पुष्टि हो सके। तो मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से ओबीसी को आरक्षण दिया गया, काका कालेलकर आयोग क्या है, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल आयोग क्या है, आपको मैं तब पढ़ाऊंगा जब ये संविधान का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। अभी हमने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 छोड़ा है, अनुच्छेद 13 छोड़ा है, फिर 33, 34 और 35 भी छोड़ेंगे, इनको एक साथ पढ़ाएंगे। तो 2 आधार पर तो भेदभाव हो गया, जाति के आधार पर। अब यहाँ ओबीसी एक पूरा वर्ग है, लेकिन आप जानते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट में सब लिखा ही रहता है स्पष्ट, तो इसीलिए हम जाति इसको कह सकते हैं। जाति का आधार हो गया निवास का। अब बचा एक महत्वपूर्ण धर्म। तो अनुच्छेद 16(5) में धर्म के भी आधार पर भेदभाव हो सकता है, ऐसा राज्य को छूट दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, ये धर्म का आधार किस लिए बनाया गया है? यहाँ धर्म का आधार इसलिए नहीं बनाया गया है कि कोई सरकारी सेवा हो तो उसमें इस धर्म के लोग फार्म भरे, उस धर्म के लोग फार्म न भरे, ऐसा नहीं हो सकता, वहां नहीं हो सकता। ये विशिष्ट धार्मिक प्रयोजनों के लिए है। जैसे आप देखे होंगे सेना में जो धर्म गुरु का पद होता है, उसके लिए हिंदू धर्म गुरु अगर है तो हिंदू ही कास्ट के लोग अप्लाई करते हैं, उन्हीं को होता भी है।
ईसाइयों के लिए अलग व्यवस्था है, ईसाई भरते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था है, मुस्लिम भरते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो इसी मतलब धार्मिक प्रयोजनों पर अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक मंदिर है, बड़ी मंदिर है। अब उस मंदिर में हिंदू धर्म के अगर मंदिर है तो हिंदू धर्म का पुजारी होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई अगर क्रिश्चियन कहता है या मुस्लिम कहता है कि मैं उतना ही जानकार हूँ जितना कि एक पुजारी होना चाहिए, मैंने भी गीता रामायण सब पढ़ा है, वेद पढ़े हैं, सब कुछ मुझे पता है, मुझे वहां का पुजारी बना दो। तो अगर वहां का पुजारी वो बन जाता है तो इसका मैसेज तो बहुत बड़ा जाएगा पूरे विश्व लेवल पर, और भारत वाकई में विश्व गुरु माना जाएगा, क्योंकि एक हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम पुजारी है। इससे बड़ा सामाजिक सौहार्द का उदाहरण कहाँ मिल सकता है। लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से सत्य है, संविधान इसकी अनुमति देता है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा अभी संभव नहीं है। भविष्य में हो जाए, जब और शिक्षा का विकास हो और तर्क का विकास हो, लोग धर्म के चंगुल से और बाहर निकलेंगे, तब हो सकता है। लेकिन इस समय वर्तमान परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं दिखता है। इसीलिए संविधान में पहले ही लिख दिया गया कि धर्म को आधार राज्य बना सकता है, ताकि वहां की व्यवस्था न बिगड़े और मुस्लिम स्थानों पर मुस्लिम धर्म गुरु रहे, हिंदू धर्म स्थानों पर हिंदू रहे। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर धर्म को आधार बनाया गया धार्मिक प्रयोजनों के लिए, न कि सरकारी नौकरियों में नौकरी करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, कर्मचारी बनने के लिए। इसमें भेदभाव नहीं होगा। तो ये है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत हो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत की समाप्ति। ध्यान रहे अनुच्छेद 17 सभी के लिए। यहाँ पर ये जो अधिकार है वो नागरिकों को भी है और गैर नागरिकों को भी है। यानी कोई विदेशी भी अगर आता है और भारत में वो रह रहा है तो उसको भी आप छुआछूत के आधार पर इग्नोर नहीं कर सकते, या अगर उसको भी आप तिरस्कृत करते हैं ये कह करके कि आप दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जाति के हैं, मुझे मत छुइए, दूर रहिए, और उसको लगता है कि हमको इंसल्ट हो गई, तो संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि किसी का मूल अधिकार में अगर हनन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, और यही नहीं, वो चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। मौलिक अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि छुआछूत का शिकार होने पर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और छुआछूत करने वाले व्यक्ति के प्रति दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। ऐसा प्रावधान है, और यह सभी के लिए। और देखिए, लिख देने मात्र से, संविधान में केवल लिख देने मात्र से तो छुआछूत समाप्त नहीं होगी, इसको तो व्यवहारिकता में उतरना पड़ेगा। संविधान को इस बात की जानकारी थी, क्योंकि वहां पे जो संविधान सभा के लोग थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई किए थे। तो सब खासकर उसमें से भीमराव अम्बेडकर, जो कि सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, उनको इस बात की जानकारी थी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा केवल लिख दे संविधान में कि अस्पृश्यता का अंत हो तो अंत हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इसीलिए एक अलग से अनुच्छेद था, अनुच्छेद 35, आर्टिकल 35। उसमें संसद को शक्ति दी गई और ये लिखा गया कि संसद अस्पृश्यता पर कानून बना सकती है। कैसे इसका इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इसको प्रयोग में लाया जाए, तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने पहली बार अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अस्पृश्यता अधिनियम 1955 एक अधिनियम बनाई, एक एक्ट बनाई संसद ने, और इसमें कहा कि इसमें दंडात्मक कार्यवाही ये होगी कि जो व्यक्ति छुआछूत करता है, यानी कि छुआछूत के तहत किसी दूसरे व्यक्ति को इंसल्ट करता है, तो उसको 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या 6 माह का कारावास हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। यानी कठोर कार्यवाही होगी अस्पृश्यता का उल्लंघन करने पर, छुआछूत को बढ़ावा देने पर, किसी का छुआछूत के नाम पर इंसल्ट करने पर, किसी को जाति सूचक शब्द कह के बुला देने पर। ये अनुच्छेद 17 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक अधिकार के तहत। इस अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदल करके 1976 में नया नाम दे दिया गया, और
अस्पृश्यता चूंकि ठीक शब्द नहीं लग रहा था, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया और लिख दिया गया सिविल अधिकार, यानी कि नागरिक अधिकार, सिविल अधिकार अधिनियम 1955। जिसका नाम अस्पृश्यता अधिनियम 1955 था, उसका नाम 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे संरक्षण, इसके तहत कार्यवाही होती है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। और यह अनुच्छेद 18 भी सभी के लिए। और ध्यान रहे, ये जो अनुच्छेद है 18, संविधान ने केवल निर्देश दिया है, निर्देशात्मक है ये आदेशात्मक नहीं है। जैसे अनुच्छेद 17 एक आदेशात्मक अनुच्छेद है, उसमें आदेश दिया गया है कि कोई भी छुआछूत नहीं मानेगा, कोई भी अस्पृश्यता को सही नहीं ठहराएगा। लेकिन यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की उपाधि होती थी, अंग्रेज लोग बहुत उपाधि देते थे, सर की उपाधि देते थे ना, वन मैन बाउंड्री फोर्स, हजारों तरह की उपाधियां थी। तो नाम के पहले पहले उपाधि पढ़ी जाती थी लोगों की, लोग नाम से कम उपाधियों से ज्यादा जाने जाते थे। इस तरह से वो आम इंसान से खास इंसान बन जाते थे उपाधियों के कारण। तो इन सब उपाधियों की समाप्ति हो, ऐसा संविधान ने निर्देश दिया। लेकिन स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार पाता है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र के पुरस्कार को इससे मुक्त रखा गया। और सेना की उपाधि, सेना के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, परमवीर चक्र मिलता है, उसके लिए भी छूट दी गई। तो शिक्षा के क्षेत्र और सेना के क्षेत्र में छोड़ करके अगर किसी और क्षेत्र की उपाधि दी जाएगी तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद विधि बनाकर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। संविधान में तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया, केवल निर्देश दिया गया कि आप उपाधि धारण नहीं करेंगे। लेकिन संसद को ये छूट दी गई कि संसद चाहे तो दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसमें और चीजें हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है या लाभ के पद पर है, तो वो व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि या कोई पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता। उस उपाधि या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति परमिशन देगा तभी वो स्वीकार करेगा सम्मान, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर एक प्राइवेट व्यक्ति है तो उस सम्मान को वो आराम से स्वीकार कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। हाँ, अगर संसद कोई नियम बना दे तो फिर उस नियम के दायरे में वो आएगा, लेकिन जब तक नियम नहीं बनाती तब तक केवल लोक नियोजन वाला व्यक्ति और लाभ के पद वाला व्यक्ति ही विदेश से सम्मान पाने का हकदार तभी है जब राष्ट्रपति अनुमति देगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, यहाँ भी समानता है लेकिन कुछ अपवाद के रूप में यहाँ भी छूट दी गई। और फिर अनुच्छेद 14 पढ़ा कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का भी अधिकार है। तो इन 5 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि बाकी के 3 अनुच्छेद 14, 17 और 18 नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिया गया है। तो जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उन 6 मौलिक अधिकार में ये पहला मौलिक अधिकार हमने पूरा पढ़ लिया, 14, 15, 16, 17, 18, जो था समानता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार आएगा अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में। तो ये 4 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।